गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स कैरियर एसोसिएशन कहते हैं किरायों में इजाफे का बोझ आवाम पर मुंतकिल होगा और महंगाई का तूफान आएगा। डीजल महंगा होने से बोझ आवाम और ज़राअत पर पड़ता है। देखते हैं काविश मेमन से। बिल्कुल देखिए, वफाकी हुकूमत ने बजट में पहले पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की बात की। अब उसके साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा कर दिया है। साथ ही साथ डीजल की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। अब जब देखते हैं कि डीजल महंगा होता है तो ओवरऑल महंगाई की शरह में भी इजाफा देखा जाता है। जाहिर है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किरायों में इजाफा कर देते हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नूर खान नियाजी। लेकिन जब अभी 10 रुपए लीटर इन्होंने बढ़ाए हैं तो किराया तकरीबन 20% बढ़ जाएंगे और इससे सारा बोझ जो है ना शिफ्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से नहीं देता, ये आवाम पे शिफ्ट हो जाता है और महंगाई का एक तूफान खड़ा हो जाएगा। चूंकि पहले ही बिजली बिल गैस जितने आ रहे हैं और एक ये अभी इन्होंने नया तक बम गिरा दिया है लोगों पे, ये आवाम कहाँ जाएगी। और ये जो कहते हैं ना कि आवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा, जो डीजल की प्राइस बढ़ती है ये सारा बोझ आवाम पे पड़ता है और एग्रीकल्चर पे पड़ता है। तो उस जब डीजल बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, हमारे स्पेयर पार्ट बढ़ जाते हैं, टायर बढ़ जाते हैं, हमारे ड्राइवरों के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वो तकरीबन सारा जो शिफ्ट होता है वो अवाम पे शिफ्ट हो जाता है। और अवाम को अभी ये पता चलेगा, देखिए 2-3 चीजें। एक तो डीजल महंगा हो गया, जुलाई से NHA ने टूल टैक्स की 25% वो बढ़ा दिए हैं। तो ये अभी कैलकुलेट हम करेंगे तो उम्मीद है कि अवाम भूखों मरेगी। उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट बढ़ने से, टूल टैक्स के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि आवाम की ताकत से बहुत बाहर हो जाएगी। तो मेरी एक गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा होश के नाखन लें, इसको रिवाइज करें और थोड़ा सा रिलीफ दें। बिल्कुल देखिए, नूर खान नियाजी मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसमें वाज़ेह तौर पर इजाफा देखा जाएगा। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो हालिया इजाफा किया गया उस पर हुकूमत नजरसानी करे। जी। मेंबर वज़ीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम जुल्फ़िकार अली खुश का तबादला। 19 ग्रेड के अफसर जुल्फ़िकार अली खुश डायरेक्टर जनरल मादनियात सिंध तैनात। डायरेक्टर जनरल मादनियात सिंध का इजाफी चार्ज ताहिर अली सांगी से वापस लिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 19 ग्रेड के अफसर और मेंबर वज़ीर इंक्वायरी व इंस्पेक्शन टीम जुल्फ़िकार अली खुश का तबादला करके उनको जो है नया डायरेक्टर जनरल मैदनियात सिंध तैनात कर दिया है। जबकि डायरेक्टर जनरल मैदनियात सिंध का ओहदा जो है सीनियर करेंट 19 ग्रेड के अफसर और 20 ग्रेड के अफसर है, जहाँ पर जुल्फ़िकार अली खुश को तैनात कर दिया गया। जबकि डायरेक्टर जनरल मैदनियात का इजाफी चार्ज 20 ग्रेड के अफसर ताहिर अली सांगी से वापस लिया गया। जबकि 20 ग्रेड के अफसर ताहिर अली सांगी इस वक्त जो है सेक्रेटरी महकमा मैदनियात के ओहदे पर विराजमान है। जबकि मेंबर वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम जुल्फ़िकार अली खुश के तबादले के बाद ये ओहदा भी खाली हो चुका है। इस पर किसी अफसर की तैनाती नहीं की गई है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे कबल जो जुल्फ़िकार अली खुश डायरेक्टर महकमा खुराक के ओहदे पर तैनात थे, उनका तबादला करके मेंबर वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम तैनात किया गया। एक बार फिर से उनका वहां से तबादला करके डायरेक्टर जनरल मैदनियात सिंध तैनात कर दिया गया है। जी आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने वफाक से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। सईद गनी का कहना था कि हमारी ख्वाहिश थी कि सिंध का गवर्नर PP का हो। नवाज लीग ने कहा था कि सिंध का गवर्नर नवाज लीग का होगा। हम मुतालबा करते हैं कि जो बात तय हुई थी उस पर अमल हो। आइए आपको सुनाते हैं। 2007 में एक APC हुई थी लंदन में, उसमें 12 मई का वाक़या ताज़ा हुआ था और उस वाक़े के बाद उस APC में शामिल जमातों ने ये इत्तफ़ाक़ किया, एक करारदाद पास की कि हम अगर हुकूमत में आ जाएंगे तो MQM को किसी सूरत में अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे इख्तलाफ किया था और हम उसका हिस्सा नहीं बने थे और उसकी वजह थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी हमेशा कहती थी कि MQM के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक उनका मिलिटेंट विंग है, एक उनके पॉलिटिकल लोग हैं। मैं जितनी तनकीद चाहे उन पर कर लूँ, जितनी उनकी जो जुल्म उन्होंने किया है वो गिनवा लूँ, लेकिन एक बात तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनका वोट बैंक इस शहर के अंदर रहा है। अगर आप पॉलिटिकल लोगों को दीवार से लगाएंगे तो जो उनका मिलिटेंट विंग है उसको स्पेस मिलेगी।
हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम ये समझते हैं कि सियासी लोगों के साथ डायलॉग करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। उनके बावजूद इस नफरत अंगेज़ बातों के अगर वो राह रास्त पर जब भी आते हैं, हमें उनके साथ या दीगर जमातों के साथ बात करनी चाहिए। अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता निकलेगा नहीं। और वफाकी हुकूमत का नून लीग का आपस में बातचीत हो रही थी, उस बातचीत का ये हिस्सा था कि गवर्नर सिंध जो है वो तब्दील होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी का हो, पंजाब और सिंध का गवर्नर पीपल्स पार्टी का होना चाहिए था। उस वक्त PMLN ने ये दरख्वास्त की हमारी क़यादत से कि आप पंजाब और KPK के गवर्नर ले लें, सिंध का गवर्नर हम अपना लगाना चाहते हैं। अपना मीन्स नून लीग का गवर्नर लगाना चाहते हैं, बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान में, वो दो उनके थे, और हम अपना लगाना चाहते हैं। ये बात उनसे हुई कि अगर आप अपना लगाते हैं तो हम आपको ये इजाज़त देने को तैयार हैं। अगर नून लीग का गवर्नर नहीं लगेगा तो सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगेगा। इस बात से अभी तक फेडरल गवर्नमेंट मुझे नहीं पता क्यों अवॉइड कर रही है। मैं ये डिमांड करता हूँ कि जो बात तय हुई है, या तो वो अपना नून लीग का गवर्नर लगाएं, अगर नहीं लगाना चाहते तो पीपल्स पार्टी उनको अपना नाम देगी और पीपल्स पार्टी का गवर्नर सिंध में वो लगाएं। शहर भर में गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने का फैसला। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध अब्दुल हफीज तनियो कहते हैं, कराची के तमाम 7 अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोरों के खिलाफ हफ्तावार कार्रवाइयों की हिदायत कर दी है। कहा है गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोरों को रजिस्ट्रेशन की हिदायत की जाए ताकि गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की रोकथाम हो सके। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल कराची की गली मोहल्लों में मेडिकल स्टोरों की भरमार है और वहाँ पे अद्वियात भी गैर मियारी फ़रोख्त होने का भी इंकशाफ हुआ है और रोज़ाना की बुनियादों पे वहाँ पे अद्वियात भी फ़रोख्त की जा रही हैं, जहाँ पे ना ही फार्मासिस्ट है, ना ही कोई दीगर कोई तिब्बी अमला या जो मुस्तनिद लोग हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ड्रग इंस्पेक्टर अब्दुल हफीज़ तनियो साहब। इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स यहाँ पे कराची में 7 अजला हैं और 7 अजला में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो पोस्टेड हैं और वो टाइम टू टाइम जो है इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर के मालकान को यही हिदायत दूंगा कि जो भी अद्वियात परचेज़ करें तो वो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करें और उसकी बिल वारंटी जो है उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो हम जब इंस्पेक्शन पे आएँ तो उसकी बिल वारंटी चेक करें। तो वो जो है बिल वारंटी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिससे हमें परचेज़ का पता चलता है कि उसने ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ की है अद्वियात या नहीं। और दूसरा ये कि जो कंट्रोल ड्रग्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सेल ना करें, क्योंकि ये एक क्राइम है। अगर कोई पाया गया मेडिकल स्टोर वाला बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई सेल करते हुए तो उसके खिलाफ जो है सख्त कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध, जिनका कहना था कि कराची के 7 अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी हिदायत की कि अगर वो मेडिकल स्टोर जहाँ पर छापा मारने जा रहे हैं या उनका मायना करने जा रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले फुर्सत में उनको सील किया जाए, जबकि वहाँ पर भी ये देखा जाए कि वहाँ पर आया फार्मासिस्ट हैं और अद्वियात भी मियारी हैं तो उनको जो है वो छोड़ा जाए। दीगर सूरत में ऐसे मेडिकल स्टोरों को फौरी तौर पर सील किया जाए। जी, सूबाई वजीर बराए बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली मलकानी कहते हैं, इस साल जामियात को 35 अरब की ग्रांट दी जा रही है। दीगर जामियात की डेवलपमेंट भी शुरू की जाएगी, जबकि टेक्निकल सेंटर्स की हालत ज़ार को बेहतर किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक उनके साथ मौजूद है। जी ताहा। वक्त हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मलकानी साहब, आपने अपनी वजारत के हवाले से गुफ्तगू करी, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ जो टेक्निकल सेंटर्स हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करी। हमें थोड़ा सा बताइएगा कि इस बजट के अंदर किन किन चीज़ों को जो है तरजीही बुनियाद पर आप पहली तरजीही बुनियाद पर हमारी यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ को हम ग्रांट दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट थ्रू सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, वो 35 अरब रुपये हम उनको ग्रांट्स दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से फिर उसके अखराजात करती हैं और 4 अरब रुपये हम ADP के थ्रू डेवलपमेंट साइड पे खर्च कर रहे हैं और साथ हम नए कैंपस बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, इस बजट में हैं और अगले मतलब अप्रूव भी हो जाएंगे। उनकी ज़मीनों के थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे वो ख़त्म होंगे तो फिर उनके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। एक
जो टेक्निकल सेंटर्स हैं, जो डिप्लोमा सेंटर्स जिनको कहते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी जो है तरजीहात की ज़रूरत है, तो उनको बेहतर करने के लिए क्या जा रहा है? नहीं, बिल्कुल देखें, उनकी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है, पहले कुछ इसके जो इदारे हैं वो लेबर डिपार्टमेंट के साथ थे, कुछ इदारे जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ थे, अब वो एस्टिविटा के एक छत के नीचे आ गए हैं, तो उसकी रिहेबिलिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देख रहे हैं। और हमने अभी बजट में ज़ाहिर है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ज़रूर आई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर करें। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और इस हवाले से कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उनकी रिहैब और उनके दोबारा से बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। और उनका ये भी कहना था कि अब जो है वो एक साए तले या फिर एक छत तले जो है तमाम इदारे जो हैं वो आ चुके हैं और उनको अब मज़ीद से मज़ीद बेहतर तरफ बनाया जाएगा। जी। दूसरी जानिब शहर कायद में बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है, लेकिन आलू की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। कीमतों से मुतालिक तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा। आज देखिए, कराची में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सब्जियों की कीमतों के हवाले से मैं आपको बताऊं तो जो है आलू की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद आलू जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों में जो है वो टमाटर 180 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है, जबकि जो है वो लहसुन 480 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ पर जो है वो दस्तयाब है, जबकि अदरक 600 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। प्याज 150 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह पुदीने और जो है हरे धनिये की जो गड्डी है वो 20 रुपये की यहाँ पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों में अगर बात की जाए तो हरी मिर्चें 200 रुपये, भिंडी जो है वो 240 रुपये, जबकि गाजर 130 रुपये, बंद गोभी 140 रुपये और फूल गोभी 160 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का ये कहना है कि जो है ईद उल अज़हा के दौरान जो है सब्जियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा था, लेकिन उसके बाद भी जो है सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तौर पे जो है वो कमी नहीं आई। टमाटर की कीमत में जो है कुछ वक्त पहले कमी आई थी, लेकिन टमाटर अभी भी 180 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन टमाटर, प्याज और जो है हरी मिर्चों की जो कीमत है उनमें वाज़ेह तौर पे कमी आनी चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो है गोश्त खाना जो है वो गरीब आवाम के लिए मुनासिब नहीं। तो जो है गरीब आवाम अगर सब्जियों की कीमतों में कमी हो जाए तो गरीब आवाम जो है पुरसकून होकर सब्ज़ी ख़रीद के खा सकती है। जी। ओल्ड सिटी एरिया का सीवरेज और बरसाती पानी का बोझ उठाने वाले जुबली नाले की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। नाला कचरे से भरा हुआ है, जिसमें खतरनाक शिगाफ भी पड़ा हुआ है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों से कबल शहर में जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई का काम का आगाज़ KMC की जानिब से तो कर दिया गया है, लेकिन पहले भी आगाह किया हमने अपने नाजरीन को कि इंतहाई सुस्त रवि का ये शिकार है सारा मामला। और जो बरसाती नाले हैं उनकी जो सही सफाई का टाइम होता है वो अप्रैल और मई का महीना होता है, लेकिन बदकिस्मती से बर वक्त ये काम का आगाज़ नहीं किया जा सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुबली के नाले पर। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जुबली नाला जो कि गार्डन ईस्ट, सोल्जर बाज़ार, सदर और मुल्का इलाकों का तमाम जो सेवरेज का पानी है और बरसात का पानी है उसका बोझ उठाता है। लबालब कचरे से भरा हुआ है। मुतअद्दिद मकामात पर इसकी दीवारें टूटी हुई हैं। जहाँ पर कचरा कुंडियाँ कायम हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बदकिस्मती से यहाँ से कचरा कुंडियाँ ख़त्म नहीं कर सका है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या सूरत हाल है इस नाले की? सफाई कब हुई थी? ये तो अभी 6-7 महीने पहले सफाई हुई थी। उसके अंदर जो है उसके बाद ये वापस भर गया है, मगर एक हफ्ते से बता रहे हैं आज आ रहे हैं सफाई करने, कल आ रहे हैं सफाई करने, अभी तक वो नहीं आए यहाँ पर। नाले में कचरा कहाँ से आता है इतना कचरा? ये कचरा जो है जो लोग कचरा फेंकते हैं वो हवा से उड़कर जो है नाले में चला जाता है, और जो जुबली की तरफ है वहाँ पर से वो कचरा कुंडी बना रखी है, उसके ऊपर वो कचरा उठाते हैं। आधा कचरा नाले में गिर जाता है और आधा कचरा उड़ जाता है। बिल्कुल, इसका बताता चलूँ आपको कि इस नाले के ऊपर जो है औरंगज़ेब मार्केट भी कायम है, सैकड़ों दुकानें कायम हैं, जबकि अदालती अहकामात मौजूद हैं कि नाले के इतराफ़ से जो है तमाम तजावीज़ात का ख़ात्मा किया जाए। लेकिन KMC का महकमा इंसदादी तजावीज़ात हो या दीगर महकमे हो, वो नालों पर से तजावीज़ात हटाने में नाकाम हैं, जिसके नतीजे में हर बरसात में शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। जी आपको बताएं, FPCCI के सीनियर नायब सदर के सेल्स टैक्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। साकिब फयाज मगू कहते हैं तमाम अशिया जिन पर सेल्स टैक्स की छूट थी उन पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। इंडस्ट्रियल खाम माल पर भी 2% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। जो भी टैक्स आयद हो आवाम नहीं देना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से।
नए माली साल का आगाज हो गया और जो फाइनेंस बिल है उसका इतलाक हो गया, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है, क्या क्या चीजें महंगी होनी जा रही हैं और आवाम के लिए कितनी मुश्किलात होंगी जानती हैं। FPCCI के सीनियर नायब सदर जो है साकिब फैयाद मग्गू हमारे साथ मौजूद हैं। अब क्या होने जा रहा है? देखें, जो सेल टैक्स जिस तमाम चीज़ों के ऊपर जितनी भी एग्जेम्पशन थी सेल टैक्स की, वो अब उनके ऊपर आयद कर दी गई हैं। और ये कहना कि ये सेल टैक्स जो है ये इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हुआ है लेकिन आम आदमी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा, तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल में एक बहुत ही अनहोनी सी या वो ऐसी बात है। जो भी टैक्स होता है वो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में RD लगा दी है और एडिशनल कस्टम ड्यूटी आ गई है, तो ये तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर के ऊपर आना ही आना है। ये हो नहीं सकता कि ये चीज़ें कंज्यूमर पे ना आए। कंज्यूमर के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ऊपर हो गई है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो पहले ही जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या हमारी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी हैं। बिजली हमारी सबसे महंगी है रीजन में, हमारी गैस सबसे महंगी है रीजन में, हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे महंगा है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह अगर कॉस्ट बढ़ाते रहेंगे और हमारी ना तो एक्सपोर्ट हो सकेगी और एक महंगाई का तूफान आ जाएगा इधर और गरीब आदमी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। साकिब साहब, देखा जाए इम्पोर्ट के ऊपर बहुत सारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 2% का रेगुलेटरी ड्यूटी और इजाफी ड्यूटी भी लग गई, इसका क्या इम्पैक्ट होगा एक आम आदमी पे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जो भी टैक्स आता है वो कंज्यूमर के ऊपर उसका असर जाता है। ये कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर ने यूज करनी है ना, तो उसका जो असर आएगा वो कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। मैं आपको बताऊं कि जो हर्बल मेडिसिन है, एक गरीब आदमी वो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हर्बल मेडिसिन यूज करता है, उसके ऊपर 18% जो पहले एग्जेम्प्ट होता था, एग्जेम्प्ट इसलिए होता था कि वो एक गरीब आदमी यूज करता था, अब वो 18% जो है उसके ऊपर भी लगा दिया गया है। तो तमाम वो चीजें जो पहले एक एसेंशियल आइटम या होता था कि आवाम के ऊपर इसका बोझ ना आए, उसके ऊपर नहीं था, टैक्स नहीं था, अब उन तमाम चीजों के ऊपर टैक्स आ गया, तो ये महंगाई का बोझ उनके ऊपर आएगा आवाम के ऊपर। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ फेडरेशन हाउस की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। जो इजाफी टैक्सेस और ड्यूटी लगी है उससे महंगाई का एक तूफान आएगा, आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। जी, साबिक सीनियर नायब सदर काटी ओगरा की जानिब से कैप्टो पावर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बोल पड़ी। माहिन सलमान कहती हैं हुकूमत ने पहले ही इंडस्ट्री पर महंगाई का बम गिरा दिया है और कभी मुतबादिल तवानाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए। मजीद जानते हैं अयाज राना से। जानिब से जो है वो कैप्टिव पावर के लिए जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जहाँ वो 2750 MMBTU के ऊपर जो थी वो 3000 MMBTU कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब एक्सपोर्टर्स हों या वो जो हजरात जो इंडस्ट्री वाले जो अपनी खुद बिजली बना रहे थे उस पर क्या इफेक्टिव होगा, क्या उनके बोझ पड़ेगा, उनके वो जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर काटी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, माहीन सलमान, उनसे ही जानते हैं। जिस तरीके से महंगाई का तूफान जो है वो एक महंगाई का बॉम्ब हम इंडस्ट्री के ऊपर फोड़ा गया है, तो इसके अंदर बस मेरा ये है कि देखें, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड कि उससे रिलेटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स तो आएंगे। आप जिधर बढ़ा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से पता है और अंदाज़ा है कि ये कॉस्ट इंडस्ट्री मीट नहीं कर पाएगी, तो आप इसके ऑल्टरनेट एनर्जी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। इफ़ यू वांट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ गैस व्हिच लुक्स लाइक दैट, तो आप उस गैस की कंजम्पशन को कम कर रहे हैं, कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, तो आप एक एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करें ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आए। तो आपके तवज्जुह से मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करना चाहती हूँ रादर देन डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स। जैसे माहीन सलमान ने हमें वाज़ेह कहा कि हुकूमत अगर चीज़ें कीमतों में इजाफा भी कर रही है गैस की, तो साथ साथ सेल टैक्स हो या तमाम रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से बात की जाए तो वो बोझ तो वैसे ही आवाम पे डाल दिया है, साथ ही एक्सपोर्टर्स को ये एक रोशनी में अंधेरे में रोशनी की किरण का साबित करेगा। जी, दूसरी जानिब टीपू सुल्तान थाने की हदूद में चाय के होटल पर डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। मुल्जिमान होटल से 4 लाख रुपए से जायद नकदी छीन कर फरार हो गए। मज़ाहमत करने पर मुसल्लह मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम टीपू सुल्तान थाने की हदूद कराची कॉम्पिटिटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर गुज़िश्ता रात इस चाय के होटल के ऊपर डकैती की वारदात हुई, जिसके नतीजे में 4 लाख रुपए मुल्ज़मान लेकर फ़रार हुए, जिसके नतीजे में 3 जो दुकानदार थे उनको फायरिंग करके ज़ख्मी किया। मेरे कैमरामैन जो है वो दिखा सकते हैं कि ये चाय का होटल है जहाँ पर रात में डकैती पड़ी। एक गाड़ी के अंदर 4 मुसल्लम मुल्ज़मान आए जिनकी जानिब से फायरिंग की गई और 4 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो नकदी लूट कर बासानी फ़रार हुए। ताहम जब मुज़ामत की गई तो मुल्ज़मान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक गोली उनके साथी को लग गई जो कि मौके के ऊपर ही ज़ख्मी हो गया। पुलिस ने ज़ख्मी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करके उसको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ पे उसको तबी इमदाद दी गई। ताहम अभी उस मुल्ज़िम की निशानदेही के ऊपर जो है वो 2 से 3 मुकामात के ऊपर पुलिस छापेमार कार्रवाइयाँ जो है वो कर रही है। ताहम पुलिस का कहना है कि 4 लाख से ज़्यादा जो रकम लूटी गई है वो भी रिकवर की जाएगी और साथ साथ जो 3 मुल्ज़मान फ़रार हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। जो 3 इस दुकान के जो लोग हैं जिसके अंदर दुकान का मालिक भी है, वो जो ज़ख्मी हैं उनको जो है वो तबी इमदाद जिन अस्पताल में दी जा रही है और पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। मुल्ज़मान कहाँ से आए थे और लूटने के बाद किस तरफ फ़रार हुए हैं, ये भी पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको पता चल सके। ताहम कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। जी। DIG CTD ने मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी के लिए सिंध भर में इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। इस हवाले से तफसील जानते हैं अनुषा जाफरी से, जो DIG CTD आसिफ शेख के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से CTD ने अपने सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इस वक्त हमारे साथ DIG CTD आसिफ एजाज शेख मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि CTD किस तरीके से मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभालेगी। सर, ये बताइएगा कि मुहर्रमुल हराम स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से कितने एहलकार तैनात किए जा रहे हैं और 9 और 10 मुहर्रम को क्या इंतजाम किए जाएंगे आप लोगों की जानिब? थैंक यू वेरी मच कि ये मुहर्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट है जो कि मुसलमानों का होता है, वो भी आने वाला है। तो उसके लिए पहले से CTD मुतरक हो गई है। तो हम तकरीबन 1500 से ऊपर के लोग जो हमारे एहलकार हैं पूरे सिंध में डिप्लॉयड हैं और हमने छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं इनकी, इसलिए स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी आखिरी दिनों में। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड हमने IBOs स्टार्ट कर दिए हैं जो कि न सिर्फ पुलिस की इंफॉर्मेशन की CTD की होती है, बट लोकल पुलिस, स्पेशल ब्रांच और बाकी जो हसास इदारे हैं वो सारे हम मिल के एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। फिर हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क के सेल्स हैं CTD के अपने पूरे सूबे भर में, उनको एक्टिवेट कर दिया है। उनके लोग भी मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉयड हैं जो कि 24 घंटे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने अपनी ऑफिस के अंदर ही एक वो सेल कंट्रोल रूम बनाया है जो कि 24 घंटे आज से काम शुरू कर देगा, रात दिन काम करेगा। उसमें डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों से आएंगी, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस टीम जो घूम रही हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन देंगी, IBOs हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आएंगी और फिर हमारी जो सबसे अहम है टेक्निकल टीम वो उनकी असेसमेंट्स करेगी। बिल्कुल, DIG CTD हमारे साथ मौजूद है। 1500 से ज़ायद एहलकार सिंध भर में तैनात किए जाएंगे। कराची के अंदर जो 1000 से ज़ायद CTD के एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। किसी बिना खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए CTD ने इंटेलिजेंस सेल को मुतहरिक कर दिया है अपने, जबकि मॉनिटरिंग सेल भी जो है वो DIG CTD ऑफिस में कायम कर दिया गया है। DIG CTD का कहना है कि 9 और 10 मुहर्रम को ये खुद भी जो है वो ऑन रोड जाकर जो है वो सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे और 9-10 मुहर्रमुल हराम के लिए जो है वो सिक्योरिटी को सख्त बनाया गया है। जबकि साथ साथ जो है खाली पुलिस ही नहीं बल्कि हसास इदारों के साथ मिलकर जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि तमाम CTD के अमले की छुट्टियां भी जो है मुहर्रमुल हराम की आने की वजह से जो है मनसूख कर दी गई हैं। जी, मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी और मॉनसून से निपटने का प्लान। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती फवाद गुफार सोमरो का कहना है कि मुहर्रमुल हराम और मॉनसून में शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इक़दामात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स तमाम स्टेक होल्डर से मुसलसल राब्ते में हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मुहर्रम के दौरान सफाई और सिक्योरिटी का प्लान, मूनसून बारिशों से निपटने का सामान। जिला वस्ती इंसानिया एक्शन में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फवाद गफ्फार सुमरो मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की फरहमी और मूनसून की बारिशों को आवाम के लिए बाइस रहमत बनाने के लिए मुसलसल सरगर्म है। मजालिस के मुकामात हैं, इमाम बारगाह हैं, वहाँ पे हमने डिवाटरिंग पम्प्स और वहाँ पे स्टेशन करने का ये फैसला किया है
उसका पूरा एक जामा प्लान भी मुरतब किया गया है ताकि जो भी मतलब वहाँ पे लोग आए उनको कोई दुश्वारी ना हो और उनके मामूलात में कोई खलल ना पड़े। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इमरान सोलंकी बोले, मुहर्रमुल हराम में मॉनसून इंतजामात और अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे कंट्रोल रूम बना दिया गया है जिसमें राउंड द क्लॉक 24 आवर्स 7 डेज अ वीक लोगों की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं और उसके नंबर्स भी सोशल मीडिया पे और प्रेस पे शेयर किए जा चुके हैं। किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में या किसी भी असिस्टेंस की सिचुएशन में लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिला बस्ती में इस वक्त सबसे ज्यादा मसाइल पानी, बिजली और सीवरेज के सामने आए हैं, जिन्हें हल करने के लिए जिला इंसामिया की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत शर्की में मुलजिम सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें दस्तावेज़ात में रद्दोबदल, बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और इंसानी स्मगलिंग का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में सारिम बर्नी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। मुलजिम के वकील की जानिब से ज़मानत मुलतवी करने की इस्तदा की गई, जिसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत के लिए 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। याद रहे कि सारिम बर्नी की दरख्वास्त ज़मानत पर सेशन अदालत में ये मुसलसल चौथी समाअत है जो कि मुलतवी हुई है। इससे पहले भी 3 समाअतें मुलतवी हुई थी, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सारिम बर्नी की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद जो सारिम बर्नी के वकला हैं उन्होंने सेशन अदालत से रुजू किया था। सारिम बर्नी इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में है, जबकि जहाँ पर उनका मुकदमा ज़ेर समाअत है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, वहाँ पर FIA अबूरी चालान भी जमा करवा चुकी हैं। FIA ने जो है वो सारिम बर्नी को गिरफ़्तार किया था और इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो अदालत के सामने गलत दस्तावेज़ात पेश किए और बच्चों की गैर कानूनी अडॉप्शन की। जी, जून जुलाई के महीने में नित नए रंग की सीपियां बर्फ के मानिंद साहिल पर उमड़ आई हैं। दिलफरेब नज़ारा देखने शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं ऐसा लगता है साहिल को सफ़ेद चादर उड़ा दी गई हो। कुछ लोग बोरों में भरकर सीपियां ले जा रहे हैं। आयमा खान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची का साहिल समंदर सी व्यू पर कुदरत ने सितारे टांग दिए हैं। ये बात सुनने में बहुत ही हैरान कुन लग रही है, लेकिन सी व्यू इस वक्त सफ़ेद चादर सीपियों की ओढ़ चुका है। इस वक्त सी व्यू के क्या मनाजिर हैं, आइए चल के आपको दिखाते हैं। बिखरी पड़ी हैं दामने साहिल पे सीपियाँ, डूबा है कोई मोतियों को खोजता हुआ। समंदर हर साल जून और जुलाई में अनगिनत सीपियाँ उगलता है जो लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ जाती हैं। दूर दूर तक फैली ये सीपियाँ एक लम्हे के लिए ऐसी लगती हैं गोया तारे जमीन पर उतर आए हों, और कुछ लोग इन उम्मीद के जुगनुओं की खोज में साहिल का रुख भी करते हैं। तकनीकी मुशीर WWF मौजम खान ने सीपियों के साहिल पर आने की वजह हवा के रुख की तब्दीली बताई। बोले, हवा का रुख अभी 1-2 दिन से तब्दील हुआ तो मुर्दा सीपियां समंदर ने किनारे पर फेंक दी हैं। आपने देखा होगा गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कराची में शदीद गर्मी थी और अब गर्मी में ज़रा सा कमी हुई है और ये हवा के डायरेक्शन की वजह से थी। और जैसे ही हवा की डायरेक्शन हुई तो जो शेल किनारे पे जमा थे समंदर के अंदर वो किनारे पे आ जाते। तो ये कोई नेगेटिव फिनोमेना नहीं है, कुदरती फिनोमेना है और इसका कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ये सीपी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मिलती हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होती है। इस सीपी का नाम है ब्लड क्लाइम। रंग बिरंगी सीपियों से सिर्फ साहिल पर तफरी की गर्ज से आने वाले ही खुश नहीं होते, बल्कि ये इन दर्जनों अफराद के रोजगार का सामान भी हैं जो सीपियों की मदद से मुख्तलिफ ज़ेवरात बनाते और फरोख्त करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी समंदर से सैकड़ों की तादाद में सीपियां साहिल पर आ गए हैं, जो कि न सिर्फ देखने वालों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं, बल्कि सीपियों की खूबसूरती को मजीद 4 चांद भी लगा रही हैं। कैमरामैन शाहिद रजा के साथ आयमा खान, सिटी 21। और आपको बताएं, शदीद गर्मी में आजम बस्ती में बिजली के 14 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी परेशान हो गए। शहरियों का कहना है कि लाइट कब आती है मालूम ही नहीं होता, क्योंकि लाइट होती ही नहीं। मजीद अहवाल जानते हैं अक्सा शाहिद से, जो इस वक्त आजम बस्ती में लोगों के साथ मौजूद हैं। जी अक्सा।
इस वक्त आदम बस्ती के इलाके में मौजूद हूँ और जैसा कि शहर कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम करके रख दी है। लाइट हो, बिजली हो या फिर पानी हो, ये चीज़ें जो है वो कराची के बादशाह को मैसर नहीं है। जैसा कि सिटी 21 हर वक्त हर इलाके में जाके निशानदेही करवा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने आवाम पर किस कदर जुल्म सितम ढाया हुआ है। घंटों घंटों यहाँ पर जो वो लाइट नहीं होती। यहीं के शहरी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करके जान लेते कि ये बताइएगा इस वक्त इलाके में लाइट है या नहीं है? हाँ, नहीं है। नहीं। तो कितने बजे आएगी? 11 बजे, 11 साढ़े 11 आती है, लेकिन फिर अभी 1-1:30 बजे जाएगी। अच्छा। फिर 4 बजे आएगी, फिर 4 बजे के बाद 2 घंटे रहेगी, फिर 6 बजे जाएगी, फिर 8 बजे आएगी, फिर 8 बजे जाएगी, फिर 10 बजे तक रहेगी, फिर 10 बजे जाएगी, फिर 12 बजे, फिर रात को भी रात को भी जाती है। तो बताइए क्या इंसान कहेगा? तो यानी रात को सुकून की नींद भी नहीं ले सकते? नींद भी नहीं कर सकते, नींद भी नहीं कर सकते। तो यहाँ के किस एरिया में रहते हैं? मैं ये महमूदाबाद थाने के पास रहता हूँ। तो वहाँ पे भी यही सिलसिला? वहाँ भी वही सिलसिला है। एक्चुअली मैं वहीं की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ, यहाँ इस एरिया का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे उस एरिया की यही कंडीशन है। तो इतनी आजम बस्ती में हम खड़े हुए हैं और महमूदाबाद का भी यही हाल है। हाँ, महमूदाबाद नहीं, कॉर्पोरेशन महमूदाबाद। हाँ, आजम बस्ती ही उसे कहते हैं, लेकिन थाने के पास की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो ये मुश्किल बात तो है, अब कौन सुनेगा मुझे ये नहीं मालूम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप भी मुझे लग रहे हैं कि काम पे से आते हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना होता है। एक बात कर लें कि कारोबारी शख्स आता है, उसको आराम चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है। बिल्कुल आराम है ही नहीं है, सो भी नहीं सकते, तो किस तरीके से काम होगा? फिर जब हम जॉब पे जाएंगे तो काम कैसे होगा? हर तरफ से भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। बताइएगा, आप भी यहीं के रहायशी? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन 1.5 साल तो हो गया बिजली का मसला चल रहा है। अच्छा, और आप कितने अर्से से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो ये तकरीबन दादा परदादा से इधर रह रहे हैं। तो ये बिजली का मसला अब ज़्यादा संगीन हो गया है? बहुत ज़्यादा। ये तकरीबन 24 घंटे में हमारे पास 6 घंटे 8 घंटे लाइट आती है। कितने वक्त पे? सुबह आती है? सुबह आती है, तकरीबन 9 बजे चली जाती है, फिर 11:30 बजे आती है, फिर 1 बजे चली जाती है, फिर 4 बजे जाती है। ये बताइएगा कि बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं, बच्चों के समर वेकेशन तो बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे? कौन से अच्छे गुजर रही है? सारे बच्चों से पूछो कि आपने स्कूल में लाइट देखी है कभी? ये जब भी जाते हैं उधर लाइट चली जाती है। स्कूल में लाइट ही नहीं होती? लाइट ही नहीं होती है। बच्चों के स्कूल में लाइट ही नहीं होती? नहीं होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ बच्चों के लिए सोचा है कि वेकेशन हैं, घूमने फिरने जाएं, एंजॉय करें? रात को सोएंगे तो सुबह एंजॉय करने जाएंगे ना, जो सोने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बिल पूरे आ रहे हैं? बिल ज़्यादा आ रहे हैं, पूरे नहीं आ रहे हैं। 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार बिल आ रहा है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि जिन इलाकों में बिजली के जो बिल नहीं भरे जाते वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है? नहीं, यहाँ पर असल में के इलेक्ट्रिक वाले भी मिले हुए हैं। ये जो कुंडा माफी है ना, इनके साथ मिले हुए हैं के इलेक्ट्रिक वाले। ये बताइएगा कारोबार कितना डिस्टर्ब होता है? कारोबार तो यहाँ ये दुकानों वालों से पूछ लो आप, ये खुद अपनी ज़बान से बता देंगे क्या हाल है हमारा। दुकानों पर लाइट जाती है? बिल्कुल जाती है, जब हमारी जाती है तो दुकानों की भी जाएगी ना। ये बताइएगा कि बिल कितना आ रहे हैं? बिल ज़्यादा आ रहा है, जितना बिल बनता है उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है बिल। घर में अगर कोई मरीज है तो किस तरीके से वो गुजारा करता है? आपके घर में कोई मरीज है? नहीं, मरीज तो नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर वाले बहुत ज़्यादा है। अच्छा अंकल, आप यहाँ पे मौजूद हैं, ये बताइएगा कहाँ से आ रहे हैं? मैं पंजाब से। नहीं, यहाँ पर कहाँ रहते हैं, काम करके आ रहे हैं? आजम बस्ती। आजम बस्ती से। ये बताइएगा गर्मी तो बहुत हो रही है? गर्मी बहुत है। घर पे लाइट होती है? कहीं मेरे होंगी, कहीं मेरे चली जाती है। लाइट नहीं होती? कभी नहीं होती? नहीं होती। रात को भी नहीं होती? नहीं आती है, थोड़ी गर्मी वाला चली जाती है। बिल पूरे भरते हैं? अच्छा, बिल माफ करेंगे, किराया वाले माफ करेंगे ना, दो। अच्छा, ऐसा किराएदार है ना, बड़ी मुश्किल आपका सामना। हाँ, जी आप बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे लाइट आती है आपके घर में? लाइट आती है? न लेट है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, पता नहीं कौन से हुक्मरानों के हवाले किया हम लोगों को। क्या गलती किया, क्या गुलाम लोगों ने किया, कैसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए कि कुछ भी नहीं है और चीज़ें इतना महंगे हो गए। हम लोग पानी का बिल है, बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भर रहे हैं, कोई और या बच्चों को खिलाएं, सारे बेचारे रो रहे हैं, क्या करें? और मज़ीद और टैक्स ले रहे हैं। बोलते हैं पाकिस्तान आज़ाद है, पाकिस्तान कभी भी आज़ाद नहीं, ग़ुलाम है, अभी भी ग़ुलाम है। IMF हमारा ये बजट बना रहा है, ऐसा मुल्क होता है?
जो हमारे साथ हो रहा है। ऐसे हुक्मरान होते हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं, बोलते हैं वोट दो, हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। आज के बाद किसी को देखा भी नहीं है। 3-3, 4-4, 10 पानी नहीं आता है, लोग बाल्टी पिरा रहे हैं बेचारे। बिजली नहीं होते है, सारे बेचारे गलियों में बैठे रहते हैं। चलो मर्द तो बाहर निकल जाते हैं, औरतें और बच्चे क्या करें। खवातीन को बड़ी मुश्किलात का सामना है कि मर रहे हैं। परसों हमारे गली में एक बेचारी मर गई, बिजली से मर गई। लेट नहीं था, 6 नंबर गली में औरत मर गई बेचारी, अफ्स की वजह से। लेकिन फिर भी लाइट नहीं थी कि इलेक्ट्रिक को रहम ना आया। किधर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 घंटा लेट आता है, 3.5 घंटे बंद होती है। रात को भी लाइट नहीं होती? रात को कभी होता है, कभी नहीं होता है। क्या करें, ना दिन को आराम है, ना रात को आराम है, न बस आए शुक्र अल्लाह वाह चलाए, अल्लाह से मदद मांग रहे। लेकिन ये लोग है बस खामोश अपने एसीओ में बैठे रहते हैं, आवाम के ऊपर कुछ ही नहीं है। बिल्कुल कुदरती हवा के सहारे जो है वो मर्द हजरात तो घरों से बाहर निकल आते हैं और इसी हवा के सहारे जो है वो चल रहे हैं। सख्त यहाँ पे लोग जो है वो गुस्से में हैं, शदीद हुक्म देख रहे हैं कि हुक्मरान पे गुस्सा भी निकाल रहे हैं। लेकिन मुश्किलात का सामना इनको है कि 1 घंटे लाइट आती है, 3.5 घंटे लाइट चली जाती है, बिलों की अदायगी पूरी है, भारी भरकम बिल भी यहाँ पर आते हैं। बच्चों के समर वेकेशन भी पूरे तरीके से डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। इर्द गिर्द बच्चे भी मौजूद हैं, जबकि इनका कहना है कि इनके स्कूल में भी लाइट नहीं होती। और के इलेक्ट्रिक का जो ये सिलसिला है ये तकरीबन 1.5 साल हो गया इसको शुरू है। वही जो ये बिजली की आंख मचौली का सिलसिला जारी रहता है। ना दिन को सुकून है, ना रात को चैन है। कारोबार करने आते हैं तो दुकानों पर लाइट नहीं होती, घर जाते हैं तो घरों पे पंखे नहीं चल रहे होते। जहनी तौर पे जो है वो कराची वाले डिस्टर्ब हो चुके हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी मुश्किलात में, इनके मसाइल में कहीं कोई कमी नहीं आई है। जी अक्सर बिजली बंदिश के हवाले से के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है, कोई मौक़िफ़ सामने आया है या नहीं? बिल्कुल के इलेक्ट्रिक का एक रवायती मौक़िफ़ है वो सामने आता रहता है जब भी उनसे बात की जाती है या फिर जब लोगों का शोर शराबा होता है, एहतजाज के लिए लोग मुख्तलिफ सड़कों का रुख करते हैं। तो के इलेक्ट्रिक अपना मौक़िफ़ जारी करता है कि जिन इलाकों में जो है वो पूरे बिलों की अदायगी की जा रही है उस इलाके में बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं है, या फिर जिन इलाकों में जो है वो कुंडा लिया जा रहा है उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ के जो शहरी है वो ये कहते हैं कि उन्हें कुंडा लेने पर भी के इलेक्ट्रिक ने मजबूर किया है कि जब 14 से 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग नहीं होगी इस हीट स्टॉक में तो आवाम कहाँ जाएगी, कैसे अपना गुजारा करेगी। जैसा कि हमने देखा कि कितनी अमवात जो है वो हीट स्ट्रोक से सामने आई हैं, कितने मरीज जो है वो दुनिया फानी से कूच कर गए हीट स्ट्रोक के पास। लेकिन के इलेक्ट्रिक को आवाम के ऊपर जो है वो रहम ना आया। के इलेक्ट्रिक को ये हो सकता था कि हीट स्ट्रोक में जो है वो बिजली की बंदिश को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कराची के आवाम ने हीट स्ट्रोक में बड़े मुश्किल दिन गुजारे और काफ़ी अमवात भी उसमें देखने में सामने आई। जी अक्सर शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया।